क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, लास्ट टॉपिक यही डिस्कस किया था। और बाकी और भी टॉपिक थे लेकिन लास्ट टॉपिक यही था, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटीज। आगे आज डिस्कस करते हैं कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है? बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। मतलब कैलोरीमीटर का यूज क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ हीट मेजर के लिए यूज करते हैं। द apparatus used for this purpose is called कैलोरीमीटर। और दिस पर्पस के लिए जो apparatus यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। द परफेक्ट कैलोरीमीटर कंप्लीटली प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम द फॉलोइंग टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब जो बहुत परफेक्ट जो कैलोरीमीटर होता है वो पूरे हीट को आपको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने नहीं देता है, मतलब परफेक्ट प्रिवेंशन का काम करता है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम all the materials reach the same temperature because no energy flow into or out of the containers। मतलब कोई भी एनर्जी आपको into the container और out of the container flow नहीं होगा। The law of conservation of energy leads to the principle of calorimeters पे बेस्ड है। तो अब इसमें डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, इफ two bodies at different temperatures are brought into thermal contact। अब दो बॉडी ले रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अब दोनों को क्या करते हैं? थर्मली कांटेक्ट में लाते हैं। then heat is lost by hot body and heat is gained by cold body। तो जो हॉट बॉडी होगा क्या करेगा? हीट लॉस्ट करेगा, और जो कोल्ड बॉडी होगा वो हीट गेन करेगा। until they attain thermal equilibrium if heat is not lost by any other process। और जब मतलब इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जो है ना तो हीट को लॉस करेगा ना तो हीट को गेन करेगा, देन इट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको कहेंगे। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। अब देखो हॉट बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास क्या है? m1 एंड स्पेसिफिक हीट s1 एट T1 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन थर्मल कांस्टेंट विथ अनदर कोल्ड बॉडी ऑफ बॉडी मास m2। तो एक हॉट बॉडी लिया जिसका मास m1 है और एक कोल्ड बॉडी लिया जिसका मास m2 है, और स्पेसिफिक हीट अपन ने s1 और टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट S2 एट टेम्परेचर T2। जो कोल्ड बॉडी लिया ना उसकी स्पेसिफिक हीट S2 ले रहे हैं, टेम्परेचर T2 ले रहे हैं। और T3 हो गया आपका, इसमें T3 इज द कॉमन टेम्परेचर। जब दोनों को कांटेक्ट में किया ना तो T3 आपका हो गया यहाँ पर कॉमन टेम्परेचर। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी क्या हो गया आपका? m1s1 T1 माइनस T3, और हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी क्या हो गया आपका? m2s2 T3 माइनस T2। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम पे। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। कुछ इस तरह, दिस इज द apparatus, दिस इज द कैलोरीमीटर जिससे कि अपन मेजर करते हैं। तो अभी जो मैंने किया था दोनों हीट को क्या किया? इक्वल कर दिया था। एक काम करते हैं, T1 टेम्परेचर ये T3 है, यहाँ T3 है, ये दोनों को एक तरफ ले आते हैं। मैंने इसको इधर कर देते हैं, इस वाले को इस साइड कर देते हैं, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा और दोनों से T3 कॉमन हो जाएगा। तो क्या m1s1 m2s2, और इसको इधर भेज देते हैं, तो m1s1 T1 प्लस m2s2 T2। तो इससे आप T3 कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जब कांटेक्ट में होगा और जिस समय उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। इससे आप T3 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो मालूम है आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसमें देखेंगे सॉलिड से लिक्विड में चेंजिंग,
लिक्विड से गैस में चेंजिंग, तो आपस में एक दूसरे से कैसे क्या चेंज होता है वो डिस्कस करना है। तो एट ट्रांजिशन चेंज फ्रॉम वन ऑफ दिस स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको। दिस चेंज कैन अकर व्हेन द एक्सचेंज ऑफ द हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग। तो चेंज कैसे होता है, हीट का एक्सचेंज कैसे होता है, जब सब्सटेंस एंड सराउंडिंग्स के बीच में बेसिकली हीट का ट्रांसफर होता है इसमें। जैसे फर्स्ट देखते हैं इसमें लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट बाय द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब स्टेट को चेंज करने में, मतलब लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, इस तरह से स्टेट को चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यूनिट मास, ये चीज याद रखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूनिट मास, दैट मीन्स 1 किलोग्राम, इस तरीके से यूनिट मास की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस के द्वारा दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट क्या हो गया, Q अपॉन M, हीट अपॉन मास। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम लिखो या जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ आइस का लेटेंट हीट कितना होता है, 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब कहना है कि 1 ग्राम आइस को चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अपने को 80 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। या बोल सकते हैं 1 ग्राम आइस के स्टेट को चेंज करने के लिए 3.35 इंटू 10⁵ जूल हीट की जरूरत पड़ेगी। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम या 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करने के लिए अपने को 540 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम वाटर को वेपोराइज करने के लिए 540 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करने के लिए 2.26 इंटू 10⁶ जूल हीट की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड विथ लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आर कॉल्ड वोलाटाइल लिक्विड। लिक्विड की लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या होता है, आपका लो होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। ईथर एंड पेट्रोल आर एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल। ईथर है जो, ईथर एंड पेट्रोल आर एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स होता है। देखना ना, आप पेट्रोल या ईथर को ऐसे ही ओपन एयर में अगर रख दो तो अपने आप कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब वेपोराइज हो जाएगा। ये बताए क्या होगा इसका आंसर, मेजरमेंट ऑफ हीट। आज ही बताया था, तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया। दिस इज हीट मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, कैलोरीमीटर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताए क्या होगा, 80 कैलोरी ग्राम -1। 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका बताए क्या होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज दिस 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। ईथर एंड पेट्रोल आर एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल से वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स का एग्जांपल से। अब देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशंस में फर्स्ट है ये जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था।
आइडियल गैस इक्वेशंस में फर्स्ट लॉ आपका बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। मोस्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा आपका कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, क्योंकि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब जैसे देखो P and V द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट के दिया, तो अब P को फिर इधर भेज दो तो PV इक्वल टू के कांस्टेंट, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट इज द ग्राफ रिसेंबल ऑफ xy इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन, और हाइपरबोलिक फंक्शंस का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ बनता है। हाँ सर, सुन रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कर्व इन आइसोथर्मल कर्व। अब बॉयल्स लॉ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो आपको मालूम है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और तो बॉयल्स लॉ क्या होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम की प्लेस पे क्या रख दिया यहाँ पर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के प्लेस पे रख दिया मास अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला हो गया, जैसे था ना पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और वॉल्यूम की जगह पर क्या रख दिया, क्या था आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम की प्लेस पे क्या रख दिया था मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एम तो मास कांस्टेंट है, तो क्या हो गया पी अपॉन रो इज कांस्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका P1 रो वन इज इक्वल टू P2 रो टू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू रो वन अपॉन रो टू। ये फॉर्मूला हो गया आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, है ना, P बाय रो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है इन बॉयल्स लॉ, ये याद रखना। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का या y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है y स्ट्रेट इज लाइन इक्वल टू पासिंग, mx प्लस c का ग्राफ, हाँ स्ट्रेट लाइन का। पासिंग थ्रू, y इज इक्वल टू mx प्लस c का स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सी नहीं लेना है अपने को, y इक्वल टू सिर्फ अपन एम एक्स की बात कर रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लेकिन जब अगर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लोगे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, तो अपने को इससे मतलब नहीं है एम एक्स प्लस सी से, अपने को मैंने ये डिस्कस किया y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, इसलिए मैंने यहाँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, इसका ग्राफ जो बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का। ओके सर। अब देखो टू वेसल, दो अलग अलग वेसल लिया, एक की वॉल्यूम V1 है दूसरे की वैल्यू वॉल्यूम V2 है, कंटेनिंग एक गैस, दोनों में गैस फिल कर दिया, एक में P1 प्रेशर पे गैस फिल किया दूसरे में P2 प्रेशर पर किया, आर ज्वाइंट एट द सेम टेम्परेचर पे, दोनों को ज्वाइन कर दिया, देन द कॉमन प्रेशर क्या हो जाएगा आपका बेसिकली दिस P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब कह रहा है कि अभी अगर सेकंड वेसल को खाली कर देते हैं, तो सेकंड वेसल को अगर खाली कर दो तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। सेकंड वेसल को खाली कर देंगे मतलब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका कॉमन प्रेशर क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखो आइडियल गैस,
A gas which obey Boyle's law and Charles' law strictly at all temperature and pressure is called perfect or an ideal gas बोलते हैं। मतलब जितने भी गैस होते हैं जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को फॉलो करे एट ऑल रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल गैस। द आइडियल गैस हैज मॉलिक्यूल जो होते हैं कैसा होता है, पॉइंट साइज का होता है, एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी, यहाँ मैंने क्या साइन दिया, समेशन दिया है, मतलब सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस क्या, तो द गैस व्हिच ओबे बॉयल्स लॉ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड रियल गैसेस। मतलब ऐसा गैस जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड रियल गैस। रियल गैस हैज मॉलिक्यूल ऑफ फाइनाइट साइज होते हैं। द टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, यू, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है। An ideal gas obey Boyle's and Charles' law at all temperature and pressure. सही है। A gas which obey Boyle's law at low pressure and low temperature is called, क्या बोलते हैं उसको, आइडियल गैस। लो प्रेशर लो टेम्परेचर रियल गैस होगा, आइडियल गैस तो थोड़ी होगा। आइडियल गैस तो ऑल टेम्परेचर प्रेशर होता है, सभी टेम्परेचर प्रेशर लो या हाई हो वो सभी पे वर्क करता है आइडियल गैस। जबकि रियल गैसेस जो होते हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब जैसे बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, कोइल ट्यूब क्या होता है, कोइल ट्यूब इज यूज टू वेरीफाई, बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए कोइल ट्यूब का यूज करते हैं। कोइल ट्यूब इज ए कैपिलरी ट्यूब होता है। कोइल ट्यूब कैसा होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है विथ नैरो यूनिफॉर्म बोर एंड वन एंड इज क्लोज, वन एंड क्लोज कर देते हैं, और यूनिफॉर्म बोर होता है, नैरो यूनिफॉर्म बोर। जैसे इसमें अब मरकरी पैलेट इज इंट्रोड्यूस इनटू द कैपिलरी ट्यूब में आप मरकरी पैलेट डाल दे, इस प्रकार डाले कि एयर कॉलम इज ट्रैप्ड बिटवीन द मरकरी पैलेट एंड क्लोज्ड एंड के बीच में। तो कोइल ट्यूब बराबर क्या हो जाएगा, पी एल इज पी जो प्रेशर है और एल इज द आपका लेंथ ऑफ द ट्यूब है, एल इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। एंड कोइल ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और v इक्वल टू अभी अपन ने निकाला AL, तो PAL इक्वल टू कांस्टेंट है, सिंस A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोर विच इज कांस्टेंट। तो PL क्या हो जाएगा आपका, एरिया चूंकि कांस्टेंट है ना, तो PL कांस्टेंट हो जाएगा। P आपका प्रेशर और L तो मालूम है लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अब क्या करते हैं इस तरह से ट्यूब से, when the open end of the tube is vertically, जो ओपन एंड है उसको अपन ने वर्टिकली अपवर्ड रखा, तो वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू L1, दिस इज द एरिया इंटू L1। एंड प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाएगा आपका P1। तो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मरकरी प्लेट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जो कि मैंने आपको अगर याद हो तो फोर्स वाले चैप्टर्स में मैंने बताए थे आपको एफवीडी कैसे बनाते हैं। तो पी नॉट एम जी आपका क्या होगा, ए एम जी डाउनवर्ड लग रहा है और पी नॉट प्रेशर भी डाउनवर्ड लग रहा है, और लिक्विड का प्रेशर जो है ए अपवर्ड लग रहा है। तो दो डाउनवर्ड है पी नॉट और एम जी, और P1 अपवर्ड है, तो इसको पी नॉट
और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से? क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अपने को फोर्स निकालना है, तो प्रेशर अपॉन प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा आपका? फोर्स हो जाएगा। तो पी नॉट ए प्लस एम जी इक्वल टू पी वन ए, इक्वेशन लिखा। तो अब यहाँ अपने फॉर्मूला रख दिया, एरिया प्रेशर से क्या एच रो जी एच, मतलब आपको फाइनली जो फॉर्मूला हुआ पी वन इक्वल टू एच प्लस एच रो जी। रो तो मालूम है आपको, डेंसिटी, जी भी मालूम है 9.8 होगा, और एच इज द एच तो हो गया आपका पिलेट का हाइट, और कैपिटल एच हो गया टोटल हाइट। व्हेन द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज वर्टिकली, अब क्या सेकंड केस है कि ओपन एंड को अपन ने वर्टिकली डाउनवर्ड रख दिया, कुछ इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड रख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ द क्लोज्ड एयर क्या हो गया? P2 इक्वल टू AL2, और प्रेशर आपका P2 है। इक्विलिब्रियम में ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इक्वेशन, जो पी नॉट इसके पहले वाले में mg के साथ ऐड था, इधर हो जाएगा। तो उसमें जो अपन ने प्रेशर ना था प्लस में था, यह प्रेशर माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू H माइनस H रोजी हो जाएगा। और जब वर्टिकली अपवर्ड रखा था तो उसमें क्या था आपका? प्लस में हो गया था। अब क्या रख रहे हैं? ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रख दिया, पहले एक वर्टिकली अपवर्ड रख रहा, वर्टिकली डाउनवर्ड रख दिया, अब इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड एयर क्या हो गया? V3AL3। अब प्रेशर ऑफ द एयर क्या हो गया आपका? P3 हो गया। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा? ये दोनों बैलेंस कर लेंगे, P3 और P नॉट आपस में बैलेंस कर लेंगे, दैट इज P3 इक्वल टू P नॉट। अब क्या कर रहे हैं? ट्यूब को एक थीटा एंगल से इंक्लाइंड पे रख दिया, ट्यूब को थीटा। तो ओपन एंड अपवर्ड, और ओपन एंड क्या है आपका? अपवर्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड एयर क्या हो जाएगा आपका? AL4, और प्रेशर है आपका P4। इक्विलिब्रियम ऑफ द मरकरी पैलेट का क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर्मूला आ जाएगा। बस इसमें ए एंगल आ जाएगा cos थीटा, जब अपन एंगुलर पे रखेंगे तो P4 का फॉर्मूला आपका ए हो जाएगा, P4। दिस इज P4। जब एंगल पे रखेंगे तो सिर्फ क्या होगा? आपका cos थीटा हो गया। इसके पहले वाले में जब अपर एंड अपर रखेंगे तो H प्लस H हुआ था, इसमें सिर्फ cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, PL इक्वल टू कांस्टेंट, तो H प्लस H इक्वल टू दिस। ये चार फॉर्मूलाज हो गए। If L1 is the length of the enclosed air column in the fuel tube which is ends vertically upward रख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और L2 क्या है? जब ओपन एंड डाउनवर्ड रखेंगे तब के लिए, तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर H कैन बी, इस प्रकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते। दिस इज P1 L1 इक्वल टू P2 L2। तो P1 की वैल्यू रख दिया H प्लस H, और P2 की वैल्यू H माइनस H। इससे आप कैपिटल H निकाल लेंगे। फ्रॉम ग्राफ, अब H ग्राफ किसके भी? H एंड 1/L, H कैन भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ से। कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, where L is the length of the air column, is a straight line making and negative intercept। यहाँ negative intercept बन रहा है, माइनस H बन रहा है, which magnitude gives atmospheric pressure। अब if an air bubble rises from the bottom to surface of the lake, अब लेक के सरफेस पे अगर एयर बबल क्या हो रहा है? बॉटम से सरफेस की तरफ आ रहा है, तो इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? H mm of water। and if the volume of the bubble becomes n times to its initial volume, n times हो जाएगा, then depth of the lake कितना हो जाएगा? this H into n minus 1। and if the radius of the bubble becomes n times at constant temperature on reaching the surface, तो उस केस में हाइट आप इस तरीके से निकाल देंगे। अगर बबल क्या हो? रेडियस ऑफ बबल बिकम्स
n times of the constant temperature. बता क्या होगा इसका आंसर? बॉयल्स लॉ। सही है, बॉयल्स लॉ।